हमारे पास में भी वर्तमान के मंत्री और विधायकों का काला चिट्ठा हाथ लगा है। जान रहेगी तो मैं जरूर उठाऊंगी। और बात यह है कि ये महतो की पार्टी है, उन्होंने साबित कर दिया। जेल कैंप पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों के लिए बनी हुई। इरफान अंसारी साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए। जिस तरीके से वो, मैं बोलूंगी मैं प्रधानमंत्री हूँ तो आप मान लीजिएगा क्या, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मान लीजिएगा क्या, केंद्र के अध्यक्ष है, उनको ये भी तक नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं। आदिवासी सीएम होने से नहीं होता, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में काम भी करना पड़ता है। निशा भगत जो आदिवासी बेटी खुद में एक ब्रांड है। नमस्कार, जोहार। मैं शेखर सुमन, सार भारत से। कुर्मी समाज बरसों से जो है लगातार आंदोलन कर रही है कि कुर्मी समाज को एसटी आंदोलन का जो है दर्जा मिले। इसको लेकर आज बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के हजारों कुर्मी लोग जो है जंतर मंतर पर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका मांग है कि जो है उनको एसटी में जो है शामिल किया जाए। उसी को लेकर जो है निशा भगत का कल एक बयान आया, जो बयान को आज जेल कैंप की ओर से जो है अनुचित और असत्य बताते हुए इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो हमारे साथ मौजूद है निशा भगत। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और इनके बयान में क्या गलत है। आइए बात करते हैं उनसे। निशा जी, जो है पार्टी ने आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। जयराम महतो की पार्टी का कहना है कि आपने जो भी बयान दिया है वो असत्य है और अनुचित है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपने समाज, अपने रूढ़िवादी परंपरा, आदिवासियत को बचाए रखने के लिए अगर मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है तो ये इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती है। क्योंकि ये जो कुर्मी समाज है, ये चाहते हैं कि आदिवासी बन जाए, तो आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे भी पहले मैंने आंदोलन किया या फिर आवाज उठाई अपने सरना झंडा को लेकर के, चीरा झंडा को लेकर के। ईसाई समुदाय के प्रति बहुत ही बड़ी और बवंडर नोकझोंक हुई थी। उस समय में मुझे हमारे जिला के अध्यक्ष जो जेल कैंप पार्टी से हैं, रघुनंदन उरांव, और वो उरांव रहते हुए ईसाई धर्म में कन्वर्ट हुए और ईसाई धर्म में कन्वर्ट होकर के वो एक पादरी है, चर्च के पादरी। और उनका मुझे धमकी ऑलरेडी मिल चुका था कि पार्टी से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा, उसका प्रमाण मेरे पास में है। और इसीलिए मैं इस चीजों से घबराई नहीं। और लगातार जब से चुनाव हुआ है तब से इन लोगों का रवैया जो है मैं देखते आई। लेकिन मैं पार्टी से इसलिए अपने आप को रिजाइन नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा इससे पहले जो इतिहास रहा है कि मैं पार्टियों में निष्कासित नहीं की गई, मैंने खुद पार्टी छोड़ा, तो लोगों के मन में ये भाव ना हो कि ये आदिवासी लड़की जो है पार्टी जहाँ छोड़ते रहती है। आज जो मुद्दा आया है कि कुर्मी समुदाय के लोग जो है आदिवासी बनना चाहते हैं। अगर आपको अपना समुदाय बहुत प्यारा है, आज आप देख लीजिए कि अगर मैंने कुर्मियों के खिलाफ में बोली तो सोशल मीडिया में अनर्गल बातें हो, चाहे सोशल मीडिया में जिस तरीके से कुर्मी समुदाय के लोग मेरे प्रति लिख रहे हैं, तो आदिवासियों की बहू बेटियां और बच्चियों के बारे में वो क्या सोच रखते हैं और उनकी मानसिकता क्या है वो साफ झलक रही है। अगर जयराम महतो अगर इतना ही पार्टी में अपने आप को अच्छे केंद्र के अध्यक्ष मानते हैं, तो इससे पहले जब मैंने ईसाई समुदाय के लिए जब आवाज उठाया और लगातार उठा रही हूँ, तब क्यों नहीं बोले? अगर ये आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी हैं तो केंद्र की महिला अध्यक्ष जो जेल कैंप की महिला नेत्री दमयंती मुंडा एक आदिवासी हैं, उनको इतनी तरजीह क्यों नहीं दी जाती है जितना कि पूजा महतो और बेबी महतो जी को दिया जाता है? बात यह है कि ये महतो की पार्टी है, उन्होंने साबित कर दिया। क्योंकि ये पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ महतो के लिए ही काम करती है, ये भी उन्होंने साबित कर दिया। क्योंकि आपने अभी का प्रकरण में देखा होगा कि जादू महतो के नाम का एक व्यक्ति जो अपने जमीन को बचाने के लिए, उनका जो मुआवजा है उनको लेने के लिए उन्होंने आत्मदाह किया था। और ये जयराम महतो ने 24 घंटे में अपने समर्थकों के साथ जा करके उनके लिए आवाज उठाई और उसके बाद में उन्होंने कंपनी से मुआवजा लिया और उन्होंने वाहवाही जो ली है अपने कम्युनिटी के प्रति, तो उतना ही अगर हितैषी आदिवासियों के होते तो सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए सूर्य नारायण हांसदा जी के गांव घर नहीं जाते। अगर सूर्य नारायण हांसदा जी की माँ बहन यहाँ पर जो उनकी पत्नी और उनकी माँ जो है
जो यहाँ आई थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, तो उसमें आप देख लीजिए कितने कुर्मी थे यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और ये जेल कैंप का स्टेटमेंट क्या था, आदिवासी समुदाय के रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले सूर्य नारायण हांसदा भाई, जो कि समाज के परिप्रेक्ष्य में लगातार अपनी बातों को उठाते रहे, वो क्षेत्र के विकास के बारे में बात करते रहे थे। ये इनके जो प्रवक्ता है जेल कैंप के, उन्होंने कहा था कि, विजय नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि ये जो पार्टी में आए रैंडमली उनको टिकट मिल गया, वो क्रिमिनल है या नहीं हमें नहीं पता। तो पहले ये पल्ला झाड़ते हैं, उसके नाम कमाने के लिए वहां घर पहुंच जाते हैं, लेकिन क्या उनको न्याय दिला पाए? एक तरफ देख लीजिए जादू महतो जी का को न्याय दिया है 24 घंटे 48 घंटे में, और एक तरफ देख लीजिए सूर्य नारायण हांसदा की माँ और उनकी पत्नी जो है दरबदर भटक रही हैं, उनको न्याय दिला नहीं पा रहे हैं। तो ये मानसिकता इन लोगों की झलकती है कि लगातार ये लोगों का इलेक्शन के टाइम से ही मानसिकता मुझे मालूम था कि इलेक्शन के टाइम पे भी इन्होंने, मैं बताना चाहती हूँ, रामगढ़ के संतोष महतो ने मेरे से 10 लाख रुपया का और एक स्कॉर्पियो डिमांड किया था। इस बात को जाकर के मैंने अभी के जो वर्तमान के प्रवक्ता है सुशील मंडल जी, तो मैंने उनको बोला, क्षेत्र में जब इलेक्शन का माहौल चल रहा था, डुमरी में मैं गई थी इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो मैंने उनको कहा, तो इस बात को लेकर के मुझे कहा गया कि राजनीति करने का शायद आपको तरीका नहीं मालूम है, कि डायरेक्ट जरा बोलेंगे नहीं कि ये आप स्कॉर्पियो दे दीजिए, कि आप पैसा दे दीजिए। ये घटिया मानसिकता हमें नहीं पता था, लेकिन जिस समय टिकट मिला उसके बाद आप देख लीजिए कि गुमला विधानसभा में कौन पदाधिकारी आए और अपना पार्टी के लोग जो है वहां एक सभा भी नहीं हुई, चाहे वो गुमला हो, चाहे वो सिसई हो, चाहे वो बिशनपुर हो। आप देखिए कि लगातार आदिवासी विरोधी ये लोगों का जो मानसिकता है वो झलकता है, और अभी सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, इनको जानने की आवश्यकता है, इनका इतिहास को समझने की आवश्यकता है कि सनातन धर्म में प्रखरता से ये मूलवासी है, और यदि 1931 से ये संघर्षरत है, तो ऐसे इन लोगों के संघर्ष के साथी क्यों नहीं अपने आवाज को उठा पाए? जिस तरीके से राजनीति में आए हैं और देख रहे हैं कि इस झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में सुदेश महतो जी भी आए। आप देखिए लंबोदर महतो जी भी बात करते हैं, एक विधायक जो वर्तमान के यहाँ जिस सरकार में है, अमित महतो जी हैं। अभी देख लीजिए वर्तमान में विधायक के रूप में जेल कैंप के डुमरी विधायक जयराम महतो खुद हैं। कितनी बार कुर्मी समुदाय के बारे में उनको आदिवासी में लेके आने के लिए कितनी बार उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई, चिंता का विषय है। आज जब निशा भगत को देखा गया कि ग्राफ आगे उठ रहा है, तो इन लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया कि निशा भगत को कैसे दबाया जाए, और इन्होंने साम दंड भेद लगा दिया है कि निशा भगत एक लड़की है, उसके चरित्र पे प्रहार करो, वो स्वतः डाउन हो जाएगी। तो मैं इन लोगों को बताना चाहती हूँ, कुर्मियों को, कि ये आदिवासी जीवन में नहीं हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक स्टंट है। 28 विधायक है यहाँ पे आदिवासी, आदिवासी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है। उसके अलावा देखिए 28 विधायक के अलावा जो रेस्ट विधायक है 81 विधानसभा में गैर आदिवासियों का सीट जहां पे है, वहां आदिवासियों की स्थिति क्या है, झारखंड के लोग, और आपको वास्तविक स्थिति पता चल जाएगा। आज भी आदिवासी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। अगर जेल कैंप पार्टी अगर इतना ही ऐसी है, तो गांव गांव जाकर के स्वास्थ्य व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, यहाँ के सीएनटीएसपीटी एक्ट का उल्लंघन करने के बारे में, या तो फिर वो कहते हैं कि पेशा अधिनियम लागू करने के बारे में, जब पैदल चल के आ रही थी तो उस समय में भी इन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। तो इससे भी पता चलता है कि इन लोगों की मानसिकता किस लेवल पे गिरी हुई है। जेल कैंप पर आप अभी आरोप लगा रही है, कई सारे बात बता रही हैं कि आपको जो है 10 लाख मांगा गया था चुनाव से पहले, फिर भी आप जो है जेल कैंप पार्टी से चुनाव लड़ती हैं और इतने दिन तक जेल कैंप पार्टी में थी। आज अगर निकाला गया तो आप ये आरोप लगा रही हैं, ऐसे में तो ये बातें सामने आएगी कि निकालने के बाद ये आरोप लगाए जा रहे हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। इसीलिए मैं पार्टी नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि हमने कई पार्टियां छोड़ी थी अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे समाज के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं कर रहे थे।
हमारे आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के परिप्रेक्ष्य में काम नहीं कर रहे थे। आप देखिए ना कि इस झारखंड को भी अलग करने में हमारे वीर शहीदों का कितना बड़ा हाथ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो हमारे वीर शहीदों ने, वीर और वीरांगनाओं ने जो सपना देखा था कि ये जो आदिवासियों का हक और अधिकार, जो मूलवासियों का जो हक और अधिकार है, कोई दूसरा ना छीने। लेकिन यहाँ पे जो आरक्षण का खेला हो रहा है, आदिवासियों को सबसे बड़ा संविधान में अधिकार है और आरक्षण भी मुहैया कराया गया है। इसी आरक्षण को लेने की ये होड़ चल रही है कि किस तरीके से हम आदिवासी बने और सरकार के अंतर्गत आने वाले जितने भी मुनाफे हैं वो अपना ग्रैब करें। आदिवासी जो है कन्वर्ट होके क्रिश्चियन बन रहे हैं, आरक्षण तो वो भी ले रहे हैं। इसका भी मैंने लगातार विरोध किया। मैंने बोला अभी कि एक जो गुमला के जिला के अध्यक्ष हैं, रघुनंदन उरांव है, उरांव चर्च में ये ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं और वो चर्च के पादरी हैं। उन्होंने मुझे पहले ही थ्रेटनिंग दे चुका था उन्होंने, और मैं इस बात की जानकारी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे टाइगर जयराम महतो जी को मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया था। लेकिन वो तब नहीं निकाले क्योंकि उस टाइम में भी मुझे 1 लेटर नहीं, 2 लेटर नहीं, 3 लेटर नहीं, 20-25 लेटर गिरे थे इस जेल के में कि निशा भगत को पार्टी से निकाला जाए। तो पार्टी से ना निकालते हुए मुझे क्यों रखा गया? और आज मैं तो इंतजार कर रही थी कि पार्टी जो है किस तरीके से मेरा ग्राफ बढ़ रहा था वो देखना नहीं चाह रहे थे। कोई नहीं चाहता है कि आदिवासी ये कुर्मी कभी नहीं चाहेंगे कि आदिवासी समुदाय की एक लड़की, एक बेटी जो है आगे बढ़े। कुर्मी के जो समाज का जो मांग है एसटी दर्जा का, वो सिर्फ जेल कैम्प का या किसी एक पार्टी का नहीं है, वो तो कुर्मी समाज का मांग है। उसमें किसी एक नेता का कैसे रोल है? देखिए, यही तो दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो कुर्मी समुदाय के बारे में मैंने बोला था, मैंने कोई किसी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोला था। अगर कुर्मी समुदाय के लिए बोला है तो कुर्मी समुदाय को समझना चाहिए कि वो आदिवासी नहीं बन सकते हैं। कुर्मी समुदाय को जवाब देना चाहिए था, ना कि जेल कैंप पार्टी को। इससे साफ पता चलता है कि जेल कैंप पार्टी सिर्फ और सिर्फ कुर्मियों के लिए बनी हुई है। आप पे तो आरोप लगा रहे हैं जेल कैम्प कि आपने जो भी बयान दिए हैं वो असत्य है। देखिए, सत्य और असत्य की बात जहां तक आती है तो अगर वो सत्य है तो वो जाए ना न्यायालय, वो जाए ना संविधान में परिवर्तन करने। उनके कई मंत्री और विधायक आए, आज तक वो कर नहीं पाए। तो सिर्फ और सिर्फ ये जुमला है कि आदिवासी में ये लोग शामिल होना चाहते हैं और आदिवासी का हक खाना चाहते हैं। इससे ज्यादा इन लोगों के पास कोई स्टैंड नहीं है। उनका तो स्टैंड ये है कि जो कल्चर है झारखंड का 1931 से पहले, उनको जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है एसटी का दर्जा दिया हुआ था, प्रिमिटिव ट्राइब्स का, और जो कि उनका जो रिचुअल्स है वो भी आदिवासियों से सिमिलर है, तो उनको क्यों आदिवासी ना बनाया जाए? देखिए, आदिवासियों से सिमिलर तो सनातन धर्म का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ के मूलवासी भी यहाँ जब आए तो जंगल झाड़ साफ करके अपनी सुविधाओं के हिसाब से वो अपना जमीन एक्वायर किए। तो सबसे बड़ी बात है कि वो सक्षम रहे, इसलिए संविधान ने उसे विशेष दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन हमारे आदिवासी समुदाय के लोग जो है लगातार रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, जल जंगल जमीन को बचाने वाले, और ये जो झारखंड राज्य है विशेष तौर पे 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, ये आदिवासियों का और मूलवासियों का, पहले आदिवासी फिर मूलवासी। तो ये समझना होगा कि हम एक दूसरे के पूरक रहे हैं। लेकिन आप आदिवासी बनना चाहेंगे तो मैं तो बोलूंगी ना, उनका किसी तो कीमत कहना है पे। कि वो आदिवासी ही है। देखिए, वो मैं बोलूंगी मैं प्रधानमंत्री हूँ तो आप मान लीजिएगा क्या? मैं मुख्यमंत्री हूँ तो मान लीजिएगा क्या? या तो फिर मैं कह दूंगी कि मैं XYZ हूँ तो मान लीजिएगा क्या? यहाँ तो दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के जेल कैंप के जो केंद्र के अध्यक्ष हैं उनको ये भी तक नहीं पता है कि मैं शादीशुदा हूँ कि नहीं। श्रीमती निशा भगत के नाम से फरमान जारी किए हुए हैं और ये भी धूमिल करने की कोशिश किए हैं कि मेरी छवि खराब हो जाए। इससे मानसिकता का पता चलता है कि वाकई ये आदिवासी विरोधी है। जो भी हो, अगर अभी आप लोग जो आदिवासी का मांग हो, कुर्मी समाज का मांग भी बहुत दिनों से चला आ रहा है। जयराम मातो ने इस पे जो है विधानसभा में बात रखी थी कि ईडब्ल्यूएस के तर्ज पर जो है कुर्मी समाज को ट्राइबल में जो है एसटी में शामिल किया जाए, मतलब दूसरे दर्जे में रखा जाए। इस पे क्या कहेंगे? देखिए,
अगर हिंदू का कॉलम होता है तो दर्जा होता है क्या? पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा होता है क्या? ईसाई का कोई दर्जा होता है क्या? मुसलमानों का दर्जा होता है क्या? ये कहते हैं कि भाई आदिवासी का दूसरा दर्जा मिल जाए, कि आदिवासी कहलाएं हम लोग, आरक्षण नहीं लेंगे लेकिन आदिवासी कहलाएंगे। लेकिन खेला तो वही का है। ये लोग धीरे 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 धीरे, वो कहते हैं ना कि एक मेंढक जो है उछलता जितना है और केकड़ा जो है कि एक दूसरे को खींचता है, तो वही हम लोगों का पूर्णतः हक खाने के लिए ये लोग षड्यंत्र के तहत सिर्फ और सिर्फ गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर इनको लेना था, आप मुझे बताइए ना कि हमारे पूर्वज जो है कि भारत बचाने के लिए, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में बात कीजिए आप। हमारे आदिवासी समुदाय में कई वीर और वीरांगनाएं पैदा हुई जो कि भारत को बचाने में या तो फिर इस राज्य को बचाने में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिए, अपनी जान दे दिए। आप देख लीजिए ना कि हमारा वास्तु स्थिति कहाँ जा रहा है। आज हमारे लिए 28 विधायक जो है, हमारे 81 सीट में से 28 सीट आरक्षित है। और आदिवासियों की स्थिति कहाँ है, जबकि आदिवासी सीट में आदिवासी विराजमान है और आदिवासियों का कितना हित कर पा रहे हैं? कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं इन्हें कहा कि 81 जो सीट है उसमें, जहाँ पे गैर आदिवासी सीट है, उसमें आप आदिवासियों की स्थिति देख लीजिए ना। ना शिक्षा की व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना सड़कें हैं, ना मूलभूत सुविधाएं हैं। वो तो जो आरक्षित सीटें हैं वहां भी कुछ ज्यादा फर्क है नहीं दोनों जगह में। दोनों जगह में नहीं है, लेकिन जहाँ पे आदिवासियों का सीट आरक्षित नहीं है वहां तो बद से बदतर हालत है आदिवासियों की। अब सीट आरक्षित जब सीएम ही आदिवासी हैं तो फिर सीट आरक्षित में क्या बदल जाता है? देखिए, आदिवासी सीएम होने से नहीं होता, आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में काम भी करना पड़ता है। आदिवासी सीएम है तो इस बारे में मुझसे क्यों बयान ले रहे हैं? जाके पूछिए ना कि आदिवासी सीएम क्या कुर्मियों को आदिवासी बनाएंगे क्या? तो ये मैंने इस संदर्भ में पूछा, आपने कहा 28 जो है आरक्षित विधायक जो है आदिवासियों के लिए सीट है, तो वहां से और जो बाकी सीट में अलग है डेवलपमेंट और आदिवासियों का जो है स्थिति, इसीलिए मैंने कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री है तो फिर कैसे मैंने दोनों आपके दोनों चैनल के माध्यम से भी ये कहा है कि हमें बहुत उम्मीद थी, एक आदिवासी बेटा से आदिवासी समुदाय को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ अच्छा कहेंगे। मुझे भी उनको गाली देने में या तो फिर उनके बारे में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमारे लोगों को जितना कष्ट में मैं देख रही हूँ, मुझे लगता है कि इन लोगों को नहीं लताड़ूंगी, इन लोगों को बोलूंगी नहीं तो इन लोगों के कान में जूं तक नहीं रहेगा। आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी ये आदिवासी विरोधी लगातार काम कर रहे हैं। आदिवासियों के परिप्रेक्ष्य में वो नहीं सोच पा रहे हैं। आप देख लीजिए ना कितने बड़े पदाधिकारी लोग हैं इस झारखंड में। आदिवासी भी तो पदाधिकारी है, लेकिन पदस्थापित उनके इर्द गिर्द जो लोग भी है, सब के सब दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं और उनको दिग्भ्रमित करके झारखंड को लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड जब से अलग हुआ है, यहाँ ना ही ग्राम सभा को मान्यता दिया गया है, पेशा अधिनियम लागू नहीं होने दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ एक विशेष समुदाय को देखने का काम जो है लगातार यहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री अपनी सीट और कुर्सी बचाने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा उनका कोई प्रयोजन नहीं दिख रहा है। अभी तो आप पेशा कानून का ड्राफ्ट बन गया है, कह रहे हैं कि जल्दी लागू होगा, विस्थापन आयोग बना रहे हैं। देखिए, जब तक लागू नहीं हो जाता है, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे इस झारखंड राज्य के, उनकी पत्नी जो है वो विधायक हैं, उनके भाई विधायक हैं, उनके भाई की पत्नी विधायक हैं। तो दुर्भाग्य के विषय है कि एक परिवार में, जबकि दूसरी टर्म माननीय हेमंत सोरेन जी अभी मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान है, लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान होते हुए भी, आदिवासी बेटा होते हुए भी आदिवासी आज इतने पिछड़े क्यों हैं? ये तो सवाल उठता है, सवाल बनता है। और इसी राज्य में आपने देखा होगा कि सूर्य नारायण हांसदा वाला प्रकरण, जिस तरीके से मैं आवाज उठा रही हूँ, मेरे जान को जिस तरीके से खतरा है, बाहर जा नहीं पा रही हूँ, लोगों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करने में मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी जिस तरीके से उसकी हत्या कराई गई, कहा था मैंने पहले भी कि आदिवासी अपने हक और अधिकार की बात करेंगे तो उनको गोली दी जाती है। हम जब बीमार होते हैं तो दवाई की गोली मांगते हैं और हमें 5 mm का गोली दिया जाता है। मैंने कहा था पहले भी। तो लगातार हमारा शोषण हो रहा है, मुझे दुख है अपने लोगों के लिए, इसी वजह से मैं इन लोगों को रेलने का काम कर रही हूँ। ना मैं जेल जाने से डरती हूँ, ना ही मैं किसी तरह का अपने जीवन को निछावर करने से डरती हूँ। आदिवासी परिप्रेक्ष्य में लगातार मैं बोलूंगी और आने वाले समय में आदिवासी समुदाय के लोग कुर्मियों को जवाब देंगे। अब आगे क्या?
आदिवासी समुदाय के लिए जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले इस जल जंगल जमीन को मुझे बचाना है। अब तो आगे आंदोलन बहुत भारी होने वाला है, क्योंकि हमारे पास में इस वर्तमान सरकार के खिलाफ में भी एविडेंस आया है कि जिस तरीके से हमारे झारखंड राज्य में लगातार, अभी आपने देखा होगा एक पूर्व मंत्री जो कि CNT-SPD एक्ट में वो जेल चले गए। तो ऐसे ही हमारे पास में भी कुछ वर्तमान के मंत्री और विधायकों का जो है ना काला चिट्ठा हाथ लगा है। इसको वर्त आने वाला समय में मैं प्रखरता से, जान रहेगी तो मैं जरूर उठाऊंगी और इन लोगों का पर्दाफाश करने का काम करूंगी। अब हम लोग निशा भगत जी को किस पार्टी में देखते हैं? हमें सिर्फ आप देखिए अब कि हमारे समाज के लिए देखिए, अब हम रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले, इस प्रकृति पूजक को मानने वाले आदिवासी के रूप में ही मुझे देखिएगा, आदिवासियों का नेतृत्व करते हुए देखिएगा। मुझे कोई पद और पोस्ट की आवश्यकता नहीं है। समाज को पता है कि समाज को किस दिशा में, किसकी ओर में बात करनी है, क्योंकि समाज के लिए मैंने कहा है, मुझे मेरे चीजों का प्रमाण, चाहे चरित्र हो, चाहे मेरे पद और मान और मर्यादा की गरिमा की बात करेगा, तो सिर्फ मेरा समाज मुझे कह सकता है। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे समाज कहेगा ये कुर्मी कौन होते हैं या ईसाई कौन होते हैं मुझे बोलने वाले। मेरा समाज तय करेगा कि मैं किस दिशा में जाऊंगी, मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करूंगी। अभी हर नेता झारखंड का, चाहे वो जेएमएम है, वो खुद को जो है आदिवासियों के हितैषी बताती है। इरफान अंसारी अलग बताते हैं कि वो सबसे बड़े हितैषी हैं। आप बताते हैं, तो आदिवासी किसको चुने? देखिए, इरफान अंसारी साहब को पाकिस्तान में होना चाहिए। जिस तरीके से वो मुस्लिम सपोर्टर है, आप देखिए कि लगातार हमारे आदिवासियों के विरोध में वो काम करते रहे हैं। अब किसने बनाया है डॉक्टर, ये तो मैं नहीं जानती कि किन्होंने बनाया है। वो जो डॉक्टरेट का डिग्री लेके आए हैं, कहीं वो भी पता करिए कि वो असली है भी कि नहीं है। ये जितना बेबाकी से अपनी बात को रख के कहते हैं कि फुरकान अंसारी का और मेरे बाप का ये झारखंड है, तो ये क्या हम लोग कहीं बाहर विदेश से आए हैं क्या? हाँ, हम लोग क्या विदेश से आए? ये झारखंड राज्य जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला, ये आदिवासी रूढ़िवादी जन्य जनजाति के लोगों का ये राज्य है, किसी के बाप का राज्य नहीं है। तो अब आगे जो है, आप कभी किसी पार्टी से जुड़ेंगे या फिर ऐसा कुछ किसी पार्टी से संपर्क में? मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ। जिस तरीके से इन लोगों का ट्रोल करना है कि एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली लड़की जो कभी चर्च जाती है, कभी मंदिर जाती है, कभी गुरुद्वारे जाती है, या तो फिर कभी मजार चली जाती है, तो ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं सभी धर्मों के लोगों का सम्मान जरूर करती हूँ, लेकिन ऐसे बड़बोले लोगों का जो झारखंड के परिप्रेक्ष्य में गलत काम लगातार और झारखंड को लूटने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं लगातार आवाज उठाऊंगी। लेकिन मुझे अभी तक किसी भी पार्टी के तरफ से कोई अप्रोच नहीं किया गया है, और अप्रोच आएगा भी तो अभी मैं इस विषय में सोच नहीं सकती हूँ। मुझे समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करना है। बहुत लोग ये आकलन लग रहे हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि निशा भगत बीजेपी में जा रही है, क्या ये सही है? अभी तक तो मेरा ये विचार नहीं रहा है, और पार्टी जो है, पार्टी से ऊपर उठ करके मेरा समाज है, मेरी रूढ़िवादी परंपरा है, और मैं एक आदिवासी बेटी हूँ, और एक आदिवासी बेटी होने के नाते निशा भगत जो आदिवासी बेटी खुद में एक ब्रांड है। पार्टी की अभी मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं समाज के परिप्रेक्ष्य में काम करूंगी। मुझे लगेगा कि मेरे समाज के लिए कोई काम कर सकते हैं, तो मेरा ब्रांड का इस्तेमाल होगा, जो हमारे लिए सोचेंगे लोग।